आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। इसमें पूरा इतिहास को शामिल किया गया है, यानी कि मॉडर्न, एंशिएंट और मेडाइवल तीनों इतिहास से क्वेश्चन तैयार किया गया है। और महत्वपूर्ण जो 50 क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। ये 72वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। तो ये विकास हुआ है जो गंगा घाटी, नर्मदा घाटी और सिंधु घाटी, ये तीनों ऐसे नदी घाटी है जहाँ पर पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण क्षेत्र का विकास देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। देखिए, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक उसी समय क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ कुछ क्षेत्रीय संस्कृति का विकास हुआ था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व जो राजस्थान में संस्कृति थी उसे क्या कहा जाता था। तो उससे आहर संस्कृति कहा जाता था। बाहर नहीं होगा, आहर संस्कृति था, आहर संस्कृति। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, आहर संस्कृति है जो राजस्थान की संस्कृति था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा नंबर, पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से प्राप्त होता है। देखिए, पूछा जा रहा है कि पशु को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थानों से मिलती है। ये मिलती है बागोर और आदमगढ़ से। बागोर और आदमगढ़ से पशु को पालतू बनाए जाने की सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है। बागोर पूछेगा कहाँ है, तो बागोर है राजस्थान में। बागोर कहाँ है, तो अभी वर्तमान राजस्थान में पड़ता है। वहीं आदमगढ़ कहाँ है, तो आदमगढ़ वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहीं से पशु को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीन अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कह रहा है उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। आप जानते हैं कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहां से मिला है। तो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ से मिला है। यह स्थान वर्तमान में कहां पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं से सबसे प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। कहां से, मेहरगढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। हड़प्पा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु जो नदी तंत्र है वहीं पर इस सभ्यता का अधिक विकास हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि देखते हैं कि जो प्राचीनतम सभ्यता है वो नदी तंत्र के आसपास में ही विकास हुआ है। जो भी आप सभ्यता देखते हैं वो नदी तंत्र के आसपास में ही विकास हुआ था। क्योंकि देखिए, उस समय पानी की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए ये लोग नदी तंत्र जो होते थे उसी के आसपास अपनी सभ्यता का विकास करते थे। और हड़प्पा इस सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहली जो खुदाई है हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और सिंधु नदी के तंत्र पर, यानी कि सिंधु और उसके सहायक नदी के आसपास में बसे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्रकार से 5 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए। 6 में क्या कह रहा है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो हड़प्पई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। यानी कि पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है लोथल, वो किस नदी पर स्थित था। यानी कि लोथल जगह है जो किस नदी पर स्थित था। तो वो कौन नदी पर था, वो भोगवा नदी पर स्थित था। लोथल कहाँ है, लोथल वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। और ये एक गोदीबारा था। गोदीबारा कहने का मतलब डॉकयार्ड था, एक बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता के। यहाँ से क्या ये लोग व्यापार करते थे, विदेश से व्यापार करते थे। जल के रास्ते यहाँ से व्यापार होती थी लोथल से। ये कहाँ स्थित है, भोगवा नदी पर ये स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है, देखिए मिलान करने के लिए कहा जा रहा है आपको कि मिलान कौन किस प्रकार से मिलान इसका होगा। देखिए लोथल, लोथल अभी हम जिक्र कर रहे थे कि एक गोदीबारा था। गोदीबारा का अर्थ होता है बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है। तो 7 का ए हो जाएगा। 7 के ए का जो है, ए का 2 मिलान हो जाएगा, यानी कि लोथल का गोदीबारा। कालीबंगा, कालीबंगा से क्या साक्ष्य मिला था, तो जुते हुए खेत का प्रमाण मिला था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, और यहाँ से जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है। धौलीवीरा, धौलीवीरा कहाँ पड़ता है, गुजरात में है। और यहाँ से हड़प्पा के लिपि के 10 चिन्ह वाले एक शिलालेख मिले हैं धौलावीरा से। वही बनावली, बनावली से क्या मिला है, तो पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। कहाँ से मिली है, बनावली से मिली है। और बनावली कहाँ है, हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में। और यहाँ से पक्की मिट्टी के बनी हुई हल्के प्रकृति मिली है। इस प्रकार से इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 1 के 2, 2 के 1, सी के 4 और डी के 3। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। इसका इस प्रकार से मिलान चिन्ह हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। पूछा जा रहा है कि कौन सिंध में अवस्थित है। वर्तमान सिंध का मतलब क्या हो गया, पाकिस्तान में कौन सा स्थान स्थित है। देखिए ये हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, तो वर्तमान पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है वहां पर स्थित है। ये तो होगा नहीं। सिंध में कौन सा स्थित है, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है जो सिंध में स्थित है। वहीं चनहुद्रो, चनहुद्रो भी सिंध में स्थित है। वहीं सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ है, तो भारत में स्थित है वर्तमान में। इस प्रकार से इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा स्थित है, तो मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो है जो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। हड़प्पा है जो वर्तमान के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस प्रकार से इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 और 3, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कहा जा रहा है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो आयुर्वेद का अर्थ सबसे पहले मिलता है वो अर्थवेद में मिलता है। जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद का अर्थ होता है जीवन का विज्ञान और इसका उल्लेख सर्वप्रथम है जो अर्थवेद में मिलता है। आप जानते हैं कि जो तीनों वेद है वो सबसे पहले लिखा गया था, जिसे त्रैवेद कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और अर्थवेद है उसे त्रैवेद में नहीं रखा गया है, वो सबसे बाद की रचना है और इसी में सबसे पहले आयुर्वेद की चर्चा है, जादू टोना की चर्चा की गई है। इस प्रकार से इसका कहाँ मिलता है, अर्थवेद में हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। देखिए तो इसमें 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, उसी को विवाह सूक्त कहा जाता है। और पूछा जा रहा है कि जो विवाह संस्कार है वो किस ग्रंथ में हमें मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में सबसे पहले देखने को मिलता है। इसे विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है और इसमें 8 प्रकार की विवाह की तरीका बताई गई है कि किस किस प्रकार से विवाह की जाएगी, जिसमें प्रेम विवाह का भी जिक्र चर्चा किया गया है, असुर विवाह का चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार से विवाह की जो चर्चा है कहाँ देखने को मिलता है, ये ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि विभिन्न घटना है और इसको मिलाना है, किस किस प्रकार से ये घटना घटित हुआ था और मिलाना है। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसका पूछा जा रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है, इसका अंत किस प्रकार से हुआ था। तो इसका जो प्रारंभ है 1767 से लेकर के 1769 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये मद्रास की संधि के साथ ये समाप्त हो गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है जो 1780 से लेकर के 84 तक हुआ और इसमें जो हैदर अली थे यानी कि टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली, वो इसी युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और बाद में जाकर के 1784 में मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो समाप्त हो गया था। अगला कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 में समाप्त हुआ था और ये 1790 से लेकर 1792 तक युद्ध लड़ा गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो समाप्त हो गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्या है, अमृतसर की संधि, रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि कब की गई थी, 1809 में अमृतसर की संधि रंजीत सिंह के साथ किया गया था। पंजाब का ब्रिटिश भारत में विलय 1849 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो हड़प नीति था उसके तहत पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। कब, 1849 में मिला लिया गया डलहौजी के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है जो लाहौर की संधि 1746 के तहत ये समाप्त होता है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। वहीं सुगौली के संधि के तहत जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो 1816 में सुगौली के संधि के तहत ये प्रथम जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था वो समाप्त हो गई थी। तो इस प्रकार से इसका मिलान चिन्ह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 12 नंबर। नेक्स्ट है 12 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। यानी कि कहा जा रहा है कि बौद्ध संगति जो हुई है 4 जगह पर हुई थी, 4 समय काल में, 4 शासक के समय, उसको सही क्रम में सबसे पहले कहाँ हुआ था, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ हुआ था। तो देखिए सबसे जो पहला बौद्ध संगति है वो हुआ था सबसे पहला जो हुआ था राजगिरी में हुआ था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले राजगिरी में हुआ था, उसके बाद हुआ था वैशाली में, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। उसके बाद हुआ था कुंडलवन, तब 3 हो गया, तो 3 हो गया, यानी कि 2143 इसका आंसर होना चाहिए, ये हो जाएगा डी नंबर। देखिए जो पहला बौद्ध संगति है वो हुआ था राजगिरी में हुआ था और उस समय राजा थे अजातशत्रु थे। वहीं दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ था वो हुआ था वैशाली में और उस समय जो राजा थे वो थे कौन, कालाशोक थे उस समय, दूसरा में थे कालाशोक। तीसरा में कालाशोक मतलब कि
तीसरा में थे पाटलिपुत्र जो हुआ था उसमें थे अशोक का शासनकाल था, और चौथा जो हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में, पर चौथा बौद्ध संगति हुआ है। और पहला राजगिरी हो जाएगा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा हो जाएगा कुंडलवन ग्राम में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 2143। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? यानी कि सबसे पहले जैन ग्रंथ कौन सा लिखा गया था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा 14 पूर्वा। 14 पूर्व एक ऐसा जैन ग्रंथ है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, यानी कि सबसे पुराना जैन ग्रंथ कौन सा है, तो 14 पूर्व है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? देखिए बराबर की गुफाओं का निर्माण है वो अशोक के द्वारा किया गया था, और अशोक के पौत्र दशरथ है उसके द्वारा भी किया गया था। और ये मुख्यतः किया गया था कि आजीवक संप्रदाय के लोग रहते थे, उसके आश्रय के लिए, उसके रहने के लिए बराबर के गुफा का निर्माण है, जो अशोक ने भी करवाया था और अशोक के पौत्र ने भी करवाया था। कि उस समय बराबर की पहाड़ी है जो गया में, इसका निर्माण करवाया था आजीवक संप्रदाय के लोग के आश्रय के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा शैव संप्रदाय था, तो ये मत्तमयूर था। मत्तमयूर है, ये एक शैव संप्रदाय है जो प्राचीन भारत की शैव संप्रदाय है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना प्राप्त होती है? इनके 16 महाजनपद के बारे में कौन से बौद्ध ग्रंथ है जो हमें जानकारी देता है? तो ये जानकारी देता है अंगुत्तर निकाय है। ये ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बताया गया था कि प्राचीन में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली है जो मगध है, वो किस प्रकार से आगे फिर राजनीतिक घटनाक्रम घटती है और कौन कौन शासन आता है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलता है बहुत सारे पुस्तक से। लेकिन 16 महाजनपद की जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। 17 नंबर कह रहा है कि निम्न मगध राजवंशों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पूछा जा रहा है कि मगध जो राज्य क्षेत्र था उस पर सबसे पहले कौन सा वंश शासन किया, उसके बाद कौन सा वंश शासन किया, तो कालानुक्रम में कह रहा है व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे पहला जो वंश था मगध पर वो हड़यक वंश था। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला हो जाएगा 4 नंबर। हड़यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, तो हो जाएगा उसके बाद नंद वंश आया था। ऐसे तो शिशुनाग वंश आया था, लेकिन शिशुनाग नहीं है तो उसके बाद नंद वंश आएगा, तो नंद के हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, तो मौर्य वंश, उसके बाद 3 नंबर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, शुंग वंश, शुंग वंश हो जाएगा तो 2 नंबर हो जाएगा। इनके 41-32 इसका आंसर होना चाहिए, तो हो जाएगा 41-32 इसका। देखिए मगध पर सबसे पहला जो शासन किया था वो हर्यक वंश था। उसके बाद जो शासन किया वो शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश की समाप्ति के बाद मौर्य वंश ने शासन किया, और मौर्य वंश के शासन के जब समाप्ति हुई तो शुंग वंश ने अपना शासन किया। शुंग वंश के बाद है जो कनव वंश आता है, कनव के बाद है जो सातवाहन वंश आता है। तो इस प्रकार से मगध पर जो शासन करने वाली जो मुख्य जो राजा थे और उनके वंश थे उसका हम जिक्र किए हैं। उसके बाद से जो मगध है वो राजनीतिक क्षेत्र में थोड़ा उनका अस्तित्व कम होता है। उसके बाद जो राजनीतिक है जो मध्य भारत की ओर अग्रसर होती है। उसके बाद और सारे जो राजा है और क्षेत्रीय राजा का उदय होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? कह रहा है कि मगध का कौन सा सम्राट था जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। ये अपरो परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था? तो महापद्मनंद जाना जाता था। देखिए परशुराम ये एक बार क्षत्रियों का विनाश किए थे, और महापद्मनंद भी है, इनका भी कहना था कि ये उपाधि भी धारण किए थे सर्व क्षत्रांतक का, यानी कि सभी क्षत्रियों का वध कर देने का। तो इसीलिए इनको अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महापद्मनंद है, इनको जो क्षत्रियों का नाश करने वाला भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी क्षत्रियों का एक समय नाश किए थे, इसलिए इसे महापद्मनंद को परशुराम के पूर्व परशुराम की दर्जा दिया गया है। परशुराम भी क्षत्रियों का नाश किए थे, और महापद्मनंद भी। महापद्मनंद कहा जाता है कि नंद वंश से शासन थे, और ये पहला शूद्र शासक था जिन्होंने क्षत्रियों का नाश करना प्रारंभ किया था, इसलिए इनको अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है, तो ये कहाँ पर राजा नंद का उल्लेख मिलता है? ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। और राजा नंद किसी और के बारे में नहीं कहा गया था, ये महापद्मनंद जो आप देख रहे हैं महापद्मनंद के बारे में ही कहा गया था। राजा नंद ये महापद्मनंद है, क्या करते हैं, ये उड़ीसा
के क्षेत्र में जाते हैं और वहां पर युद्ध करते हैं। जो कलिंग क्षेत्र है उड़ीसा में, कलिंग, उस पर युद्ध करते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेते हैं। तो अशोक से पहले, सम्राट अशोक से पहले कलिंग को महापद्मनंद ने ही मगध साम्राज्य में मिला लिया था, लेकिन वो एक समय के बाद निकल गया था। फिर बाद में अशोक ने भी अपने शासन व्यवस्था में मिलाया था। तो इसी के बारे में खारवेल, वहां का एक चेदी वंश का राजा है खारवेल, उन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख में लिख करके बताया था कि अशोक से पहले महापद्मनंद है, जो नंद वंश का शासक था, वो उड़ीसा के जो कलिंग क्षेत्र है उसको मगध साम्राज्य में मिलाया था और वहां से एक जैन मूर्ति को लेकर के आ गया था। तो उसी जिक्र किया गया है कि राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है और राजा नंद का उल्लेख है जो महापद्मनंद के रूप में की गई है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है कि अशोक ने अपने शिलालेख में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख पूछ रहा है कि नहीं किया है। तो चोल, चेर, पांडे, केरल पुत्र, इसका चर्चा किया है। अशोक के दूसरा अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन कुषाण की चर्चा अशोक है जो नहीं करता है। चोल, चेर, पांडे, केरल पुत्र और सत्य पुत्र की चर्चा की गई है, तो इसमें कुषाण की चर्चा नहीं की गई थी अशोक के द्वारा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि पुस्तक, लेखक, राजवंश और विशेषता संबंधी इसमें मिलान करना है। देखिए, प्रथम संगम सभा है जो मदुरई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता है जो अगस्त ऋषि के द्वारा किया गया था। इसमें पुस्तक पूछा जा रहा है कि शिल्पाधिकारम महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था, तो इंग्लो अडिगल के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। मणि मेखले पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, शीतले सतनार के द्वारा मणि मेखले नामक पुस्तक लिखा गया है। पांडे राजवंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो पांडे वंश का प्रतीक चिन्ह मछली था, क्योंकि ये पांडे लोग मछली नहीं खाते थे, इसलिए मछली इसका राज्य चिन्ह था। चोल राजवंश का प्रतीक क्या था, तो चोल का था बाघ। चेर का क्या था, तो चेर के था धनुष, इसका प्रतीक चिन्ह है राज्य का। एहोल अभिलेख है जो पुलकेशिन द्वितीय के जो एहोल अभिलेख है किसका है, पुलकेशिन द्वितीय के है और रवि कीर्ति के द्वारा इसे लिखा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख है जो खारवेल का है, ये चेदी वंश का राजा था और ये कलिंग जो क्षेत्र है वर्तमान में उड़ीसा में, वहां पर ये शासन किया था, इसी का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इस प्रकार से ये मिलान चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 नंबर है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में कौन सा एक कारण नहीं था। गुप्त पूछ रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन सा कारण इसमें नहीं था। देखिए, हुन का आक्रमण, तो हुन का आक्रमण हुआ था, बिल्कुल सही है, बार बार हुन का आक्रमण होने लगा। सबसे पहले स्कंद गुप्त है जो हुन को हराते हैं, सफल विजय इसके प्रति करते हैं। कुमार गुप्त भी हुन के आक्रमण को रोक देते हैं, लेकिन जो बाद में जो राजा आए गुप्त काल में, वो हुन का आक्रमण को उतना सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे हुन है जो गुप्त साम्राज्य को विनाश के कगार पर ले आया। दूसरा है कि प्रशासन की सामंतीय ढांचा। सामंतीय ढांचा है जो प्रशासन की, सामंतीय ढांचा में क्या होता था कि बहुत सारे भूमि है जो दान में दिए जाते थे। दान में कहने का मतलब है कि अपने प्रशासनिक कार्य के बदले में उसे भूमि दान में दिया जाता था। सामंतीय ढांचा इसी प्रकार से था कि किसी व्यक्ति को जॉब के बदले में भूमि दिया जाता था कि उस क्षेत्र से आप टैक्स वसूल करके अपने जीवन यापन चलाएंगे, उसको डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाता था। सामंतीय व्यवस्था इस प्रकार से विकसित की गई थी। तीसरा है कि उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकारकरण करना। ये भी एक हद तक सही है कि बाद में वो लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे और बौद्ध धर्म है जो अहिंसा पर बल देता है और राजा जब अहिंसा करने लगेंगे यानी कि हिंसा नहीं करेंगे तो उनके शासन व्यवस्था को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक सही है। अरब का आक्रमण, देखिए इस समय तक अरब का आक्रमण नहीं हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा क्योंकि ये इसका पतन का कारण नहीं है। अरब का आक्रमण आपकी बहुत बाद में आने वाला है। अरब का आक्रमण, गुप्त साम्राज्य के समय तक अरब का आक्रमण नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धनवंतरी ने अपने परामर्श किसके दरबार में दिए थे। धनवंतरी है जो पूछ रहा है कि किस राजा के दरबार में वो रहते थे और अपना सेवा प्रदान करते थे। तो ये किसके दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्हीं के दरबार में धनवंतरी रहते थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम के नाम से एक कृत्रिम झील बनवाया गया था। पूछ रहा है कि किस शासक के द्वारा बनाया गया था। देखिए, गंगईकोंड चोलपुरम का अर्थ होता है कि गंगा का विजेता, यानी कि गंगा को विजेता प्राप्त करने वाला कौन सा राजा था, तो ये चोल शासक थे राजेंद्र चोल। इन्होंने क्या किए थे कि पूरे बंगाल क्षेत्र में उस समय पाल शासक था, उसको हरा करके, और कहा जाता है कि कुछ गंगा नदी का पानी लेकर आए दक्षिण भारत में और एक तालाब खुदवाए और उसमें गंगा नदी के पानी को रख दिया और बोला गया कि ये गंगई नामक वृहद कृत्रिम झील है, यानी कि गंगईकोंड चोलपुरम नाम से उस झील का नामकरण किया गया और उस नगर का नाम भी गंगईकोंड चोलपुरम रख दिया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। ये चोल शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखिए 25 नंबर। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था।
पूछ रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। इसमें मोहम्मद गोरी है जो हार जाते हैं पृथ्वीराज चौहान से। उसकी अगले साल तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं मोहम्मद गोरी से, यानी कि पहला में है जो मोहम्मद गोरी हारता है और दूसरा में है पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। और हारने में पृथ्वीराज चौहान का हराने में जयचंद का हाथ था। जयचंद है जो पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे, मित्र थे और उनकी कमी को अच्छी तरह से जानते थे। उसने जाकर के मोहम्मद गोरी को बता दिया और उसके बाद मोहम्मद गोरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान है जो तराइन के दूसरे युद्ध में मारे गए। और उसके बाद जयचंद और मोहम्मद गोरी को भी एक युद्ध का सामना करना पड़ा। तो ये कौन सा युद्ध था? ये चंदावर का युद्ध था 1194 में। इसमें जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गोरी है जो विजय हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 26 नंबर। निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल्य नियंत्रण पद्धति का मतलब होता है कि जिस सामान का, जिस वस्तु का रेट फिक्स कर दिया गया उसे बढ़ाया नहीं जा सकता, उसका मूल्य है जो फिक्स रहेगा, उसका नियंत्रण राजा के हाथ में रहेगी या राजा के जो प्रशासन है उसके हाथ में रहेंगे। तो ये मूल्य नियंत्रण किसके द्वारा पहली बार लागू किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। बाजार नियंत्रण हो, मूल्य नियंत्रण हो, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? पूछ रहा है कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो ये 8 तेलुगु के कवि रहते थे। 8 तेलुगु कवि थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेलुगु भाषा के विकास में कृष्णदेव राय का महत्वपूर्ण योगदान था। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में क्या कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये क्या था? भू राजस्व, यानी कि टैक्स। किसी भी राज्य का टैक्स पर अधिकार होना उसके मुख्य वित्तीय व्यवस्था का साधन होता था। यानी कि जो भी राजा है अभी तक आप पढ़िएगा उसमें सभी है जो टैक्स कलेक्शन सभी का अच्छा था, जिसके वजह से साम्राज्य है जो लंबा समय तक चलती आ रही थी। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है? भू राजस्व, यानी कि टैक्सेशन का नीति होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई? तो हजरत आला की उपाधि कौन सा शासक अपनाया था? बाद में सुल्तान का भी उपाधि धारण किया था। तो हजरत आला की उपाधि है जो शेरशाह सूरी के द्वारा अपनाया गया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए 30 नंबर है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और अपना समर्पण नहीं किया? पूछ रहा है कि कौन सा राजपूत शासक है जो मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और अपना समर्पण नहीं किया था? तो ये कौन थे? ये थे मारवाड़ के रामचंद्र सेन थे। ये एक ऐसा राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों के अपना समर्पण स्वीकार नहीं किया और संघर्ष हमेशा जारी रखे थे। ये कौन थे? मारवाड़ के रावचंद्र सेन थे। ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये 31 नंबर। ये कुछ संस्था है और उसका सुधार का वर्ष या संस्थापक पूछा जा रहा है मिलान करने के लिए। देखिए सर्जेंट योजना ये शिक्षा से संबंधित है। ये आई थी 1944 में आया था। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग है जो 1917 में आया था। ससे सैडलर, ससे सत्र, ससे शिक्षा से संबंधित है। तो ये सैडलर विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा 1917 और इसी के तहत पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना 1917 में किया गया था। राधा कृष्ण आयोग ये भी शिक्षा से संबंधित है। ये 1948 में आया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, ये विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में स्थापित किया गया था। ये है जो विलियम डेरोजियो के द्वारा 1784 में स्थापन किया गया था। इसी संस्था के द्वारा यंग बंगाल मूवमेंट का प्रारंभ किया गया था। युवाओं को अंग्रेजों के प्रति एक तरह से नाराजगी व्यक्त की जाती थी, उसको सिखाया जाता था कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारा शोषण कर रही है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा ही ये कार्य संचालन किया जा रहा था। तत्वबोधिनी सभा है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज है जो आत्माराम पांडु के रंग के द्वारा स्थापना किया गया था। सत्य शोधक समाज है जो ज्योतिबा फुले के द्वारा इस संस्था का स्थापना महाराष्ट्र क्षेत्र में किया गया था। ड्रेन थ्योरी धन का निष्कासन सिद्धांत है जो सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। धन निष्कासन सिद्धांत का मतलब है कि भारत से किस प्रकार से धन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है जो इंग्लैंड में ले जा रही है, इसके बारे में सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत है। इनकी धन, भारत से धन किस प्रकार से निष्कासित होकर के ब्रिटिश जा रही है, ये सबसे पहले है जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बताया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 में क्या कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। इनकी मदद ए मास किस प्रकार से इंगित करता है? ये करता है कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व, इसे मदद ए मास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 33 में क्या कह रहा है कि
हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए पुर्तगाली ने इसे अड्डा बनाया था। पुर्तगाली क्या है कि देखिए समय के साथ वो संघर्ष नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से इसे उतना इनकम है उतना ये इनकम नहीं हो पा रही थी, ये कमा उतना नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से ये क्या किए, समुद्र में लूटपाट करना शुरू कर दिए, बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करना शुरू कर लिए। इनका कहना था कि यूरोप से लेकर के भारत की जो समुद्री जो यात्रा का खोज है, रास्ता का खोज है, वो हम किए हैं, तो इससे हमें कुछ पैसे मिलने चाहिए। जो भी व्यक्ति यूरोप और भारत के बीच व्यापार कर रहे हैं, इसे कार्टिलेज सिस्टम कहा जाता था। कार्टिलेज सिस्टम के तहत क्या कि परमिट लेना पड़ता था पुर्तगाली से कि भैया ये रास्ता का खोज हम किए थे, इसे पेटेंट हमें मिल गया है और कुछ दिन तक हम इसका कमाएंगे, इस रास्ता से भी हम कमाएंगे। तो क्या होता था, कार्टिलेज सिस्टम में जब तक पुर्तगाली से अनुमति लेना होता था रास्ता में जाने आने के लिए, जब कोई जहाज इसकी अनुमति नहीं लेता था तो ये क्या करते थे, समुद्र में लूटपाट करने लगते थे, ये जहाज को बम से उड़ा देते थे या उस पर लूटपाट करते थे। इस प्रकार से पुर्तगाली के द्वारा समुद्र की बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट कार्य योजना प्रारंभ की गई थी पुर्तगाली के द्वारा। लेकिन जो जहाज परमिट पुर्तगाली से ले लेता था, टैक्स दे देता था, उसकी लूटपाट वो लोग नहीं करते थे, क्योंकि इनका कारण था कहना कि भैया हम यूरोप से भारत की खोज जो यात्रा है, जो रास्ता है, उसकी खोज हम किए हैं, तो इसके हमें कुछ इनकम होनी चाहिए रास्ता से। तो ये रास्ता पर कार्टिलेज वसूलते थे। कार्टिलेज का अर्थ ही होता है टैक्स। टैक्स वसूलते थे सभी लोग से, जो नहीं देता था उससे लूटपाट कर लेते थे, जो देता था उससे टैक्स नहीं लूटपाट करते थे। चलिए 34 नंबर, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा को भी प्रारंभ किया? किसने अकाल तख्त की स्थापना की और नगाड़ा बजाने की परंपरा को प्रारंभ किया? किस सिख गुरु के बारे में पूछा जा रहा है। ये हरगोविंद के द्वारा ये इस प्रकार की व्यवस्था प्रारंभ की गई। अकाल तख्त की भी स्थापना की गई थी और नगाड़ा बजाने की प्रारंभ है जो हरगोविंद के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में किसके बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था? देखिए वांडीवास का युद्ध जो 1759 में हुआ है, और ये किसके बीच में हुआ है, तो ये हुआ है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। ये युद्ध के बाद फ्रांस है जो ये इसका अंतिम युद्ध है, यहाँ से भारत से इसका बुरिया बिस्तर जो बंध जाता है, फिर भारत में ये व्यापार करने लायक नहीं बचता है। वांडीवास का युद्ध है जो इसका लास्ट युद्ध होता है ब्रिटिश सरकार से। ये इसके बाद फ्रांस है जो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है और संधि समझौता के तहत वो अपना क्षेत्र है जो ब्रिटिश को बेच करके और वो पुनः फ्रांस चले जाते हैं। ये लास्ट युद्ध है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में, वांडीवास का युद्ध। ये 1760 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? देखिए इलाहाबाद की संधि है कब हुआ था, देखिए बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध है जो भारतीय राजा है हार जाते हैं, उसके बाद ब्रिटिश और भारतीय राजा के बीच में इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, और इसी के तहत है जो इलाहाबाद की संधि के बाद ही मुर्शिदाबाद का उप दीवान, यानी कि भारत क्षेत्र में जो टैक्स वसूलने का अधिकार है वो ब्रिटिश को मिल जाता है इलाहाबाद संधि के तहत, और भारत में शासन व्यवस्था है वो राजा की जिम्मेदारी हो जाती है। तो कहा जा रहा है कि इलाहाबाद का उप दीवान, यानी दीवान का मतलब होता है कि टैक्स कलेक्ट करने वाला, किसको नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया गया। वही राय दुर्लभ है, इसको बिहार का उप दीवान बनाया गया था, और मोहम्मद रजा खान है वो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बने थे टैक्स कलेक्शन के लिए। ये हुआ था इलाहाबाद संधि के बाद हुआ था। आइए नेक्स्ट देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये ऑप्शन दिया गया है और पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। देखिए हेक्टर मुंडो, बक्सर का युद्ध, बिल्कुल सही है। हेक्टर मुंडो है जो बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था, तो उसमें हेक्टर मुंडो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। लॉर्ड हैस्टिंग्स, ये आंग्ल नेपाल युद्ध, इसमें सुगौली की संधि 1816 के तहत आंग्ल नेपाल युद्ध जो समाप्त हुआ, ये लॉर्ड हैस्टिंग्स के समय ही हुआ था। अगला है कि लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था और लॉर्ड वेलेजली के समय ही हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं था, ये लॉर्ड हैस्टिंग्स था, और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध है जो 1816-17 के आसपास हुआ था, और इसमें लॉर्ड हैस्टिंग्स था न कि कॉर्नवालिस था। इसी प्रकार से ये गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ देखने को मिलता है, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस देखने को मिलता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस है जो 1792-93 के आसपास में जब जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध है वो 1816 से लेकर के 1819 तक होता है, उसमें लॉर्ड हैस्टिंग्स था न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस था। डी नंबर इसका हो जाएगा गलत नंबर। आइए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विद्रोहों में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक उपन्यास
अपनी जो उपन्यास पुस्तक है आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। तो ये किसका किए थे? सन्यासी विद्रोह। ये बंगाल क्षेत्र में हुआ था। सन्यासी विद्रोह इसलिए हुआ था क्योंकि जो तीर्थ यात्रा कर है उसे पुनः लागू कर दिया गया था। उस समय थे सन्यासी है, ये लोग विरोध कर दिए थे। अन्य कई सारे कारण थे उस समय जिसका तत्कालीन कारण जिसके वजह से सन्यासी जो विद्रोह किए थे, लेकिन मेन कारण वही है कि तीर्थ यात्रा कर फिर से लगा दिया गया था, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था। इसी का डिकोड है जो आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। किसका? सन्यासी विद्रोह का ही जिक्र किया गया है। आइए 39 नंबर, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें जो कुशीनगर में लिए थे, यहीं पर इन्होंने अंतिम सांस ली थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पड़ता है। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? पूछा जा रहा है कि सिकंदर जो महान था उसका शिक्षक कौन था? तो इसके शिक्षक है जो अरस्तु थे। सिकंदर महान का जो शिक्षक कौन थे? तो शिक्षक इसके हो जाएंगे अरस्तु। चलिए नेक्स्ट देखिए, पद, घटना और संबंधित व्यक्ति या विवरण है, इसका मिलान करना है। अष्ट प्रधान परिषद, अष्ट प्रधान किसके था? किसके दरबार में? ये शिवाजी के दरबार में था। इनके दरबार में जो अष्ट प्रधान था, जो 8 मंत्री थे, उसको अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये शिवाजी के दरबार में था। वहीं अष्ट दिग्गज आप देखे थे, तो अष्ट दिग्गज कहां पर हो जाएंगे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में हो जाएंगे। अष्ट प्रधान शिवाजी, अष्ट दिग्गज हो जाएंगे कृष्णदेव राय। दोनों में अंतर है। पुरंदर की संधि जयसिंह एवं शिवाजी के बीच में 1665 में हुआ था, पुरंदर की संधि। चौथ एवं सरदेश मुखी है जो मराठा कालीन एक टैक्स था। चौथ का मतलब है 25%, सरदेश मुखी का है टोटल का 10%, यानी कि चौथ 25% लिया जाता था, सरदेश मुखी है जो 10% लिया जाता था। सरदेश मुखी है इसलिए लिया जाता था कि आपके क्षेत्र पर हम लूटपाट नहीं करेंगे, आप हमें टैक्स देंगे तो हम आपके क्षेत्र पर लूटपाट नहीं करेंगे, इसलिए सरदेश मुखी लिया जाता था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। परमार वंश का संस्थापक, परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या उसी को कृष्णराज तृतीय, कृष्णराज के नाम से जाना जाता है। गंगईकोंड चोलपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? हम जिक्र अभी किए हैं कि राजेंद्र प्रथम चोल शासक है, इन्होंने गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की थी। ये हो जाएगा इसका गंगईकोंड चोलपुरम राजेंद्र प्रथम। खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन किया था? तो चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर ये कृष्ण प्रथम के द्वारा, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है, इसी के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ये कहाँ है वर्तमान में? तो महाराष्ट्र में एलोरा का कैलाश मंदिर, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 42 नंबर, कह रहा कि महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? इनकी जो महावीर स्वामी थे वो किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय से संबंधित है। बौद्ध में जो महात्मा बुद्ध है और महावीर स्वामी जैन धर्म में, ये तीनों दोनों है जो क्षत्रिय वंश से संबंध रखते हैं। तो महावीर स्वामी का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? ये ज्ञात्रिक कुल से इनका संबंध था। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बुद्ध, धम्म, संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? ये त्रिरत्न कहलाते हैं। आइए 44 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी भेजा गया था राजदूत था, ये कौन था? ये था मेघास्तनीज। ये मेघास्तनीज है जो सेल्यूकस निकेटर का, यानी कि यूरोपीय शासक सेल्यूकस निकेटर है, इसी के राजदूत बनकर के मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और मेघास्तनीज है जो एक पुस्तक लिखता है जिसकी बार बार पूछा जाता है कि मेघास्तनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका पुस्तक है इंडिका। इंडिया में रह करके इंडिका नामक पुस्तक लिखता है कौन? मेघास्तनीज लिखता है। मेघास्तनीज किसके दरबार में था? तो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और इंडिका नामक पुस्तक लिखता है। इंडिका पुस्तक में विशेष रूप से पटना के प्रशासन के बारे में वो जिक्र करता है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये कौटिल्य के द्वारा किया गया था। ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र ये मत समझिएगा कि ये फाइनेंस से, वित्त से संबंधित है, बिल्कुल नहीं, ये गलत मत कीजिएगा। अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीतिक व्यवस्था से है, किस प्रकार से शासन किया जाएगा, शासन व्यवस्था से बताया गया है कि राजा का क्या नैतिक कर्तव्य है, उसके बारे में बताया गया है। तो मुख्य रूप से अर्थशास्त्र पुस्तक है जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है, शासन व्यवस्था से संबंधित है, न कि वो फाइनेंस से संबंधित है। फाइनेंस से उसका कोई संबंध नहीं है। मेनली पुस्तक वो है कि शासन किस प्रकार से किया जाए उसके बारे में बताया गया अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? पूछ रहा है कि बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो ये तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है और यहीं पर विद्रोह हो गया था। उसको शांत करने के लिए पहले बिंदुसार ने अपने बड़े बेटा सुसीम को भेजा था, लेकिन सुसीम है जो असफल हो जाता है, तो बाद में अपने छोटे बेटे अशोक को भेजता है। अशोक है जो सफलतापूर्वक तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त कर देता है।
तो इस प्रकार से अशोक है जो तक्षशिला के विद्रोह को समाप्त करता है। चलिए 47, किसानों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? सिल्क रूट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था या आरंभ किया गया था? तो ये महान शासक कनिष्क के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। सिल्क मार्ग किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो कनिष्क के द्वारा प्रारंभ की गई थी। और ये कुषाण शासक कनिष्क थे, इन्होंने सिल्क रूट को यह भारत से लेकर के मध्य एशिया तक इस रूट का ये निर्माण करवाए थे। चलिए 48 नंबर, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता किस वर्ष? मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष जीता था सिंध को? ये 712 ईस्वी में जीतता है। और सबसे पहले जजिया कर है मोहम्मद कासिम ही इसी क्षेत्र में लगाता है, सिंध क्षेत्र में। जजिया कर का अर्थ होता है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति से लिया जाने वाला टैक्स को जजिया कर कहा जाता था। और सिंध में सबसे पहले मोहम्मद कासिम है जो 712 ईस्वी में जीतता है सिंध क्षेत्र को, और सबसे पहले यहीं पर जजिया कर है जो प्रारंभ करता है। चलिए 49 नंबर, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? हर्षवर्धन है जो अपनी धार्मिक सभाएं कहाँ आयोजित करता था? ये प्रयाग में आयोजित करता था। जो आप महाकुंभ देखते हैं, कुंभ देखते हैं, वो इसी की शुरुआत हर्षवर्धन ने यही प्रयाग से किया था, कुंभ और महाकुंभ की। यही इसका धार्मिक सभा है। वही समय का अनुसार होते होते ये आज कुंभ जो आप देखते हैं, जो समय समय पर कुंभ और महाकुंभ का अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है, वो हर्ष ने ही सबसे पहले प्रारंभ किया था। वो कहाँ किया था? प्रयाग में प्रारंभ किया था। लेकिन अभी कई जगह पर कुंभ है, अर्ध कुंभ है, इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, लेकिन सबसे पहला आयोजन है जो हर्षवर्धन के द्वारा प्रयाग में किया गया था। ये धर्म सभा थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा है जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इस नारा का उपयोग किए थे कि करो या मरो, या तो हम अंग्रेजों को भारत छुड़ाने में सफल होंगे या इसी क्रम में हम अपनी शहादत देंगे। तो ये किसकी नारा है? तो ये महात्मा गांधी की नारा थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था उसमें ये प्रसिद्ध नारा है जो गूंज उठा था। तो ये नारा किसका है? महात्मा गांधी का है। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, 50 क्वेश्चन तक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।